हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो एक बार फिर से आप सबका मैं एनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए और आज की क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, अपन मॉडल पेपर की बात कर रहे थे और मॉडल पेपरों में से 3 क्लासें अपने हो चुकी है और आज बारी है मॉडल पेपर 4 की। तो आज अपन देखेंगे 2015 का पेपर। तो चलिए दोस्तों, अपने मॉडल पेपर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं 2015 का पेपर और ये अपनी क्लास रहेगी क्लास नंबर 4। तो जो भी साथी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों। और अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कह रहा है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है। तो इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट है तनाव, दूसरा है पिछड़ापन, तीसरा है डिसलेक्सिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। यानी कि डिसलेक्सिया की बात करें अपन, डिसलेक्सिया दोस्तों क्या होता है। तो डिसलेक्सिया एक विकार होता है, सीखने की एक अक्षमता होती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, डिसलेक्सिया के तहत इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, पढ़ने और लिखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अपन उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया का विकार कहते हैं। और अपन विकारों की बात करें या अधिगम अक्षमता की बात करें तो वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार उसके होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं तो बात करें, पहला तो यही हो गया डिसलेक्सिया, और दूसरा हो गया डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने की अक्षमता। तीसरे की बात करें तो वो हो गया डिस्फेजिया यानी कि मौखिक अक्षमता, यानी कि उसको उच्चारण में दिक्कत होगी, वो मौखिक में अच्छे से उस अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों 4 नंबर की बात करें तो वो होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना से संबंधित विकार, यानी कि उसको अंक गणित सीखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अपन देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 2 को। ये रहा दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। जिन्हें बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें साधारणतः बच्चों को क्या करते हैं, मानसिक न्यूनता की ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसी इनमें से कौन सी श्रेणी है जिससे क्या करेंगे, मानसिक न्यूनता की ग्रसित श्रेणी में रखेंगे बालकों को। तो ऑप्शन देखते क्या कह रहे हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, या 80 और 100 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन इसमें से सही आंसर की बात करें तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 70 से कम। यानी कि जिन भी बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू स्तर क्या है, 70 से कम है, ऐसे बालकों को अपन क्या करेंगे, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे। और अगर अपन बात करें कि बुद्धि लब्धि के श्रेणियों की, तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं जिसके आधार पर बालकों के आईक्यू लेवल का उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहला होता है 140 से ऊपर, 140 से अबव वाले क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। और सेकंड नंबर पे आते हैं 120 से 130 के बीच में। 120 से 130 के बीच वाले क्या होते हैं, ये भी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ये जो 140 होते हैं ये होते हैं अति श्रेष्ठ। 140 से अबव वाले क्या होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं। और 120 से 130 वाले क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और अपन आगे बात करें तो 110 से 120 की बात करें तो ये होते हैं प्रतिभाशाली। कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, ये होते हैं प्रतिभाशाली। और बात करें आगे तो 90 से 100 के मध्य में जो बालक होते हैं जिनकी आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 100 के मध्य में होता है, उनको अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो वो हो जाएंगे औसत। कौन से हो जाएंगे, औसत श्रेणी में वो आएंगे दोस्तों। और इन ऑप्शनों के हिसाब से अपन बात करें तो अपना यहाँ पर जो न्यूनता की श्रेणी में रखेंगे वो रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 70 से कम वाले बालकों को। देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तमान प्रत्ययों का मतलब होता है दोस्तों असंभव कार्य को संभव करना, यानी कि अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बच्चा ये काम कर सकता है। तो अ, ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहेंगे अपन, अमूर्त प्रत्यय। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। ऐसे बालकों को अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला है पिछड़े हुए, या प्रतिभाशाली, या मानसिक रूप से पिछड़े हुए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो असंभव कार्य को भी संभव कर दे, ऐसे बालकों को अपन किस योग्यता के अनुरूप देखेंगे? तो वो जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली बालक। यानी कि ये जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? इनका आईक्यू लेवल होता है 140 से अधिक। तो ऐसे बालक जो होते हैं क्या होते हैं, अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं, यानी कि असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। यानी कि आपके दिमाग में क्या है, तनाव है, तो उसको आप कम करने के ढंग को, कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन को देखते हैं, समस्या समाधान विधि, दूसरा है रक्षात्मक यांत्रिकता, तीसरा है व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, रक्षात्मक यांत्रिकता। यानी कि ये जो रक्षात्मक यांत्रिकता है वो क्या है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की श्रेणी, यानी कि वंचित की समस्या नहीं है? तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या कह रहा है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, या दूसरा कह रहा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या तीसरा कह रहा है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या चौथा है विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों इसमें से जो अपना क्या है, जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश है कि वो क्या है दोस्तों, तो वो है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। और अगर अपन इसमें से सामाजिक वंचित रूप से जो समस्या है उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है दोस्तों, और दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर भी नहीं मिलते हैं, और क्या होता है विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना भी इनको करना पड़ता है, जो वंचित रूप से पिछड़े हुए वर्ग के बालक होते हैं उनको। तो दोस्तों अपन वंचित वर्ग के लोगों के बारे में बात करें तो वो होते हैं उनको क्या होता है दोस्तों कि आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से समाज के बाकी लोगों से ये क्या होता है, प्रतिकूल स्थिति में होते हैं। और ये जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, इनको आय से संबंधित इनकी आय क्या होती है, निम्न होती है, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि होती है, गरीबी होती है, और खराब स्वास्थ्य और वित्तीय असुरक्षा जैसी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको क्लास समझ में आ रही है या पसंद आ रही है तो आप क्या करें, क्लास को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप सभी दोस्तों क्लास को देखते जरूर है लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता दोस्तों। अगर आपको क्लास नहीं भी पसंद आ रही है, मैं तो कह रही हूँ आपको, अगर क्लास नहीं भी पसंद आ रही है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आ रही है तो और भी अच्छी बात है, आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं तो वो किस प्रकार का है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। आश्रित चर है, या स्वतंत्र चर है, या मध्यमस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है, वो क्या होता है, आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या है अपना सही आंसर है। यानी कि विद्यार्थी क्या होता है, शिक्षण के ऊपर आश्रित रहता है, यानी कि पाठ्यक्रम पर क्या होता है, बालक आश्रित रहता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? दोस्तों इसमें से जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है मानक, दूसरा निर्माणात्मक, तीसरा योगात्मक, या चौथा है ई
CCE। तो इसमें से जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मानक। मानक है जो क्या है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। बाकी जो 3 है वो मूल्यांकन के प्रकार हैं, निर्माणात्मक है, योगात्मक है और CCE है। जो मानक है वो क्या है, नहीं है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को दोस्तों। आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है? NCF 2005 बल देता है, यानी कि जो NCF 5 है वो किस पर बल देता है? तो वो बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, या समस्या हल करने पर, या उपरोक्त सभी। तो अपने इसमें से जो सही आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करके सीखने पर बल देता है। यानी कि NCF 2005 है वो क्या करता है, करके सीखने पर बल देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा और सही आंसर भी मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? यानी कि मूल्यांकन का क्या होता है, त्रिकोण होता है। तो त्रिकोण भाग में से इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? त्रिकोण की स्थिति में कौन सा नहीं है दोस्तों? ये हो गया त्रिकोण, और इसमें से कौन सा भाग नहीं है वो बताना है। तो पहला क्या है, शैक्षिक उद्देश्य, या मूल्यांकन, या शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। तो इसमें से जो इसका भाग नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका मूल्यांकन का भाग नहीं है। यानी कि मूल्यांकन के त्रिकोण यानी कि 3 भाग होते हैं, तो इसमें से जो शिक्षण अनुभव है वो नहीं है इसका भाग। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें से जो सही कथन नहीं है उसको बताना है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? पहला, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, या दूसरा कह रहा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। दोस्तों ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्यों गलत है कि समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है, और ये कह रहा है कि मूल्यांकन नहीं किया जाता। मूल्यांकन दोस्तों किया जाता है इसमें। तो ये नहीं कह रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये अपना गलत आंसर हो गया। दोस्तों समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है। तो देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11? RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। यानी कि जो RT अधिनियम 2009 है इसके अनुसार शिक्षक हेतु शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा, इसके घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है 40 घंटे, दूसरा 42 घंटे, तीसरा है 45 घंटे, या चौथा है 48 घंटे। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो कितने घंटे निर्धारित हैं एक सप्ताह में, तो वो हैं ऑप्शन नंबर 3, 45 घंटे। यानी कि शिक्षक के एक सप्ताह के अंदर कितने कितने घंटे वो कार्य करेगा, तो 45 घंटे कार्य करेगा। ये क्या है, निर्धारित है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर। यानी कि कौन सी आयु है जिस पर क्या होता है, तर्क करने की या जिज्ञासा रखने तथा निरीक्षण शक्ति का बालक में क्या होता है, विकास हो जाता है। तो वो कौन सी आयु है वो सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? पहला है 7 वर्ष, दूसरा 11 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष, या 6 वर्ष। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, तर्क करने या जिज्ञासा तथा निरीक्षण करने की उसमें शक्ति का क्या होता है, विकास हो जाता है। तो फाइनली अपना आंसर रहेगा 11 वर्ष की आयु। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। यानी कि शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, कौन से भाग में होता है, तो उसका क्षेत्र क्या है, उसका सही आंसर अपन को बताना है। तो ऑप्शन देखते क्या कह रहा है? पहला स्नायु मंडल, दूसरा मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा है
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो ये क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। यानी कि ये कथन दिया है, तो मतलब ये परिभाषा दी है, किसने दी है। वातावरण क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा। तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो देखते हैं। वुडवर्थ, रोस, एनास्टमी, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रोस। रोस ने क्या कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये कथन किसने कहा है, फाइनली रोस ने कहा है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, अधिगम अंतरण का सिद्धांत है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, देखते हैं आंसर। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत क्या है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। इसमें से जो वो बताना है कि जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो इसमें से जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है वो कौन सा नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा। तो इसमें से जो क्या है, वंशानुक्रम का सही नियम नहीं है, वो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर 4। अभिप्रेरणा क्या है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। दोस्तों अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता, क्या कहते हैं अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद से प्रयास करना, वो क्या होता है, अभिप्रेरणा। यानी कि आपका लक्ष्य है कि आप क्या है, रीट पास करना है, तो वो आपका क्या है, खुद का लक्ष्य है, और उसके लिए आपको खुद को ही प्रयास करना है दोस्तों, दूसरे इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में क्या है, एक अभिप्रेरणा है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और क्लास को लाइक करते चले और बीच में कमेंट भी करते चले दोस्तों प्यारे प्यारे से कमेंट करो। अब में से कोई भी कमेंट नहीं करता है, प्लीज़ एक कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है, आप एक कमेंट जरूर कर दे, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कह रहा है, कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। यानी कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें क्या होता है, बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो अपन को इसमें से वो अवस्था बतानी है, तो कौन सी होगी। पहली है 3 तथा 4 वर्ष, दूसरा है 6 तथा 7 वर्ष, या तीसरा है 8 तथा 9 वर्ष, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो इसमें से जो फाइनली अपना जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 तथा 9 वर्ष में। 8 तथा 9 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बालक क्या करना सीख जाता है, दृष्टि तथा श्रवण इंद्रिया उसकी क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। यानी कि कह सकते हैं कि 8 या 9 वर्ष में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। और अपन क्या कहें, इंद्रियों की बात करें तो इंद्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों। इंद्रिया 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बताऊँ। वो होती है, पहली होती है ज्ञानेंद्रिय और दूसरी होती है कर्मेंद्रिय। यानी कि पहली इंद्रिय होती है, कौन सी होती है, ज्ञानेंद्रिय, और दूसरी होती है कर्मेंद्रिय। यानी कि दोस्तों जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये 2 प्रकार की क्या होती है, इंद्रिय होती है। इंद्रियों के क्या होते हैं, 5-5 भाग होते हैं। कितने कितने, 5-5 भाग।
और अगर इसमें बात करें जो अपने 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती है, तो वो होती है आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। और वहीं अगर अपन कर्मेंद्रियों की बात करें तो वो होते हैं हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। यानी कि ये क्या होती है, 5 इनके प्रकार होते हैं और इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें क्या करता है बालक, नई खोज करता है और घूमने की प्रवृत्ति उसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो अवस्था होती है, कौन सी होती है, शैशव या उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसमें से जो सही आंसर अपना रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो क्या होती है, तो बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति इसमें क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा और पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है, यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा उदाहरण है जिसे अर्जित किया जाता है यानी कि ग्रहण किया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पहला है भूख, दूसरा पुरस्कार, तीसरा रुचि या विश्राम। इसमें से जो अर्जित प्रेरक है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सही आंसर अपना दूसरा मेंथ पुरस्कार। और अगर रुचि की बात करें तो रुचि भी क्या है, अर्जित प्रेरक है दोस्तों। तो अपने फाइनली आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है अभिप्रेरणा वर्णित होती है, यानी कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, किस पर वर्णित होती है दोस्तों, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, और दूसरा है भावात्मक जागृति द्वारा, या तीसरा है ए और बी दोनों, या चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि भावनात्मक जागृति द्वारा। भावात्मक जागृति द्वारा क्या होता है, अभिप्रेरणा को भावात्मक जागृति के जरिए क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है। और अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, खुद से प्रयास करना क्या होता है, अभिप्रेरणा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, यानी कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का किस प्रकार का पहलू है। तो सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना सही आंसर रहेगा यानी कि चिंतन किस प्रकार का पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू, यानी कि जो चिंतन है वो क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, यानी कि संकेत अधिगम के अंतर्गत कौन सा पहलू होता है जो सीखा जाता है। तो इसमें अपन सही आंसर की बात करें तो पहला है पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा मनोविज्ञान, या तीसरा वातावरण, या चौथा मनोदैहिक। तो इसमें से कौन सा पहलू है जो क्या किया जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो इसका जो अपना क्या होगा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन है जो क्या है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं, वो अपन को सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं, तो वो बुद्धि में भी पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में भी पाए जाते हैं, और गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो फाइनली अपना आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों चिंतन करने के लिए क्या आवश्यक है,
या चिंतन प्रारंभ होने के लिए कौन सा तत्व है जो आवश्यक है? तो पहला है पूर्वानुभव, या भाषा, या तर्क, या फिर समस्या। इनमें से कौन सा तत्व है जो जिसके कारण क्या होता है, चिंतन का प्रारंभ होता है? तो अपना इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समस्या। अगर व्यक्ति के सामने समस्या होगी तो अपने आप उसमें क्या होगा, चिंतन होना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। तो अपना सही आंसर मिल गया यानी कि ऑप्शन नंबर 4 समस्या। समस्या के से क्या होता है, चिंतन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। यानी कि जो बुद्धि लब्धि है वो उसको किसने विकसित किया है? तो इसमें से अपन को क्या करना है, सही आंसर बताना है। देखते हैं ऑप्शन को क्या कह रहे हैं। पहला बिने ने, दूसरा रीड ने, तीसरा टर्मन ने, चौथा केटल ने। तो इसमें से जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया है वो किसने किया है? तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टर्मन। टर्मन ने क्या किया है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यक्षण को क्या किया है, विकसित किया है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। यानी कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, या सतही दृष्टिकोण, या मानवीय दृष्टिकोण, या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है अपना, यानी कि सतही दृष्टिकोण। सतही दृष्टिकोण है वो क्या है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन है। यानी कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 को क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा है जो क्या है, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसमें से जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है वो कौन सा नहीं है, अपन को बताना है। पहला है सामान्य बुद्धि का अभाव, या दूसरा शारीरिक दोष, या तीसरा विशिष्ट पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण। तो इसमें से जो पिछड़ेपन का कारण है, कारण नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण है वो क्या है, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। और बाकी के ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामान्य बुद्धि का अभाव इसका कारण होता है, और शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारण होता है, और विशिष्ट पिछड़ापन तो दोस्तों विशेष कारक हो जाता है, यानी कि पिछड़ेपन का विशिष्ट कारण हो जाता है। और जो स्वस्थ वातावरण है वो क्या है, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि व्यक्तित्व का क्या पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो उसका अपन को क्या करना है, सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मन ने, दूसरा शेल्डन ने, तीसरा हिपोक्रेटस ने, चौथा केटल ने। तो इसमें से वो कौन है जिसने क्या करा है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो वो कौन है? तो वो है हिपोक्रेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हिपोक्रेटस ने क्या किया, प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि ये क्या है, बुद्धि का एक कारक है या सिद्धांत है जिसको क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो वो किसने किया है, वो इसमें से अपन को क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो इसमें से जो अपना सही जवाब क्या रहेगा वो रहेगा अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, या गिलफोर्ड ने, या फिर थर्स्टन ने। तो इसमें से जो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर 2 स्पीयरमैन ने क्या किया है, इसका प्रतिपादन किया है। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने क्या किया है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों। और अगर अपन बात करें अल्फ्रेड बिने ने कौन सा कारक का प्रतिपादन किया है, तो उन्होंने किया है एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। इन्होंने क्या किया है, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और जो गिलफोर्ड है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रिआयामी, इन्होंने क्या किया है, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने क्या किया है, जो थर्स्टन है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्या दिया है, समूह में समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
क्या किया है, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। और जो अल्फ्रेड बिने हैं इन्होंने क्या किया है, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, एक कारक सिद्धांत। और जो स्पीयरमैन है इन्होंने क्या किया है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक यानी कि दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों। और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, और ये अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यानी कि जो प्रगतिशील परिवार हैं, उन्नति कर रहे हैं जो परिवार, यानी कि शिक्षित है या सक्षम परिवार है, उनके बालकों में अपेक्षाकृत कौन सा जो प्रेरक होता है वो क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। तो वो कौन सा होता है अपन को बताना है, संबंध या जिज्ञासा या उपलब्धि या आक्रामकता। इसमें से कौन सा कारक है जो क्या है, प्रगतिशील परिवारों में क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि जो क्या है, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में क्या होता है, अधिक प्रबल रहता है। यानी कि जो परिवार सक्षम है तो वो अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और उनसे प्रेरित होकर वो बच्चे क्या करेंगे, उपलब्धि हासिल करेंगे। तो उपलब्धि वाला जो कारक है वो क्या होता है, इनमें अधिक प्रबल होता है दोस्तों अपनी क्लास यहीं तक थी और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहे, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आप में से कोई भी कमेंट नहीं करता है तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।